everyone, welcome to GLCIAS। As you all know कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अब साइंस टॉपिक से आने वाले आपके और क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं हम आज उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जिन्होंने भी अभी तक GLCIAS की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम्स, 10 रेज़ टू पावर -9 ग्राम्स, 10 रेज़ टू पावर -12 ग्राम्स और 10 रेज़ टू पावर -15 ग्राम्स। सो जो आपका 1 पिकोग्राम होता है इट इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम जो है आपका वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -12 ग्राम्स के इक्वल होता है। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। इसके अलावा जो 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम्स है ये होता है आपका 1 माइक्रोग्राम। ओके, नाउ 10 रेज़ टू पावर -9 ग्राम्स क्या होता है? इट इज योर नैनोग्राम। एंड 10 रेज़ टू द पावर -15 is called as femtogram. Okay, -6 is micro, -9 is nano, -12 is your pico and -15 is your femto. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, that is 10 raised to the power -12 grams. Moving on to next question. Which of the following is the correct match? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैच करके हमको करेक्ट ऑप्शंस ये हैं और इनको हमको मैच करना है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने तो पहले आप क्या करेंगे? अपना खुद का आंसर बनाएंगे मैच करके कि राइट आंसर क्या होगा और फिर उस आंसर को इन ऑप्शन से मैच करेंगे। डायरेक्ट अगर उनसे मैच करने जाएंगे ऑप्शन से तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है पेपर के टाइम पे, इसलिए पहले इधर पे हम अपना आंसर फॉर्म करेंगे। सो रेडियम किससे रिलेटेड हो सकता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर या फिर W.K. रॉन्टजन। तो रेडियम को डिस्कवर करने वाली है मैडम क्यूरी। सो रेडियम किससे मैच हुआ? मैडम क्यूरी से। रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। देन पेनिसिलिन जो है वो रिलेट कर सकते हैं हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। तो देखो हमारा ऑप्शन क्या बना था? ए का क्या था? सेकेंड। ओके, नाउ बी किससे रिलेट कर रहा है हमारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। सो बी का ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट। फिर सी है हमारा एक्स रेज। एक्स रेज किससे मैच करेगा? फोर्थ वन से, दैट इज योर W.K. रॉन्टजन। W.K. रॉन्टजन ने क्या किया था? एक्स रेज को डिस्कवर किया था। सो सी का हुआ हमारा फोर्थ। नाउ डी है इज योर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स किससे मैच होगा? एडवर्ड जेनर से। एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। मतलब सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर हुई थी वो आपके स्मॉल पॉक्स डिसीज के लिए हुई थी, जिसको एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था और उसी के लिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। सो डी किससे मैच हो रहा है? हमारा थर्ड। तो हमारा आंसर क्या बना? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो अब हम इस ऑप्शन को, इस हमारे आंसर को इस ऑप्शंस में मैच करेंगे कि कहाँ मैच कर रहा है। ए का सेकेंड दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए और बी।
देन बी का देखेंगे, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट कहाँ पर दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ये दो तो सही है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, तो ये हमारे ऑप्शन ए से मैच किएगा कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज instrument used to measure the blood pressure is, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से यूज करके मेजर किया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर जनरली क्या होते हैं जिनसे प्रेशर को मेजर किया जाता है। नाउ अगर इधर हमको ब्लड प्रेशर पूछा है, तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से, जिसमें मर्क्यूरी का यूज करते हैं। पहले मर्क्यूरी वाले मैनोमीटर्स यूज किए जाते थे, बट नाउअडेज अभी रिसेंटली डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन्स आ गई हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर्स का यूज कम होता है। देन टैकोमीटर किस में यूज होता है, जब किसी भी इंजन की एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब कि कितने रोटेशंस या रिवोल्यूशन पर मिनट वो घूम रही है, उसको टैकोमीटर से मेजर किया जाता है ना। बैरोमीटर जो है, इससे भी प्रेशर को ही मेजर किया जाता है, बट कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि किस प्रेशर की बात की है। अगर ब्लड प्रेशर की बात की है तो बैरोमीटर से यूज करते हैं, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पूछा है, सॉरी ब्लड प्रेशर के लिए पूछा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर यूज होगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पूछा है तो बैरोमीटर यूज होगा। एंड ऑल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर योर height or altitude. So the correct answer is option B, sphygmomanometer. Next question is 1 micron is equal to, now 1 micron क्या होता है, जो 1 micron होता है it is equal to 10 raised to the power minus 6 मीटर। आपको इधर मीटर्स में यूनिट दिख रही है, ठीक है, तो 1 माइक्रोन है आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, माइक्रो रिफर्स टू -6, तो -6 मीटर्स, लेकिन ऑप्शन में क्या यूनिट दी है हमको, मिलीमीटर, है ना। तो 1 millimeter is equal to 10 is to the power minus 3 मीटर is your 1 millimeter। तो अब हमको क्या करना है, ये जो 10 is to power minus 6 मीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब जब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 raised to the power minus 6 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें से 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्या हो जाएगा आपका, मिलीमीटर, ये हो गया मिलीमीटर, और फिर रेस्ट कितना वैल्यू बचेगी, 10 रेज़ टू द पावर -3 वैल्यू बचेगी। ये किसकी इक्वल होगी, आपके 1 माइक्रोन की इक्वल होगी, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर इक्वल है 1 माइक्रोन की। तो क्या वैल्यू बनी हमारी, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, 10 रेज़ टू द पावर -3, इधर की जो वैल्यू है, और ये क्या हुआ, ये मिलीमीटर में इतना कन्वर्ट हो गया, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन के बराबर। अब 10 रेज़ टू द पावर -3 मिलीमीटर को कैसे लिखोगे, 1/1000 मिलीमीटर। सो कहाँ पे है ये ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजर। डॉप्सन किसको मेजर करने की यूनिट है? थिकनेस ऑफ अर्थ, थिकनेस ऑफ डायमंड, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर और नॉइज लेवल। तो जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है उसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज location of objects underwater is estimated by using। जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डीप ओशंस के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन पता करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम एक टेक्निक यूज करते हैं जो कि होती है सोनार। सोनार टेक्निक यूज करते हैं। सोनार रिफर्स टू साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक ट्रांसड्यूसर होता है, उससे साउंड वेव्स भेजी जाती है या साउंड पल्स भेजी जाती है उस ऑब्जेक्ट तक जिस ऑब्जेक्ट का हमको पता लगा, और जितने टाइम में वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं उस टाइम को नोट किया जाता है और फिर एस्टिमेट किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। तो सोनार टेक्निक यूज करते हैं कहाँ? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस या उनके लोकेशन पता करने के लिए। ओके, और ऑडियोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ऑडियोमीटर से हम साउंड को मेजर करते हैं या नॉइज लेवल को मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि मैम इलेक्ट्रिक करंट तो एमीटर से मेजर करते हैं। तो जो एमीटर होता है आपका, या जिसको एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, तो एमीटर क्या करता है? बेसिकली करंट के मैग्नीट्यूड को बताता है, मतलब उसकी वैल्यू को बताता है कि करंट की क्या वैल्यू है, वो हमको एमीटर से पता चलती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड प्लस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी पता चलता है। ठीक है, तो एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, उसकी वैल्यू बताता है क्या है, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है। और सेक्सटेंट जो आपका डिवाइस होता है, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगल मेजर करने में यूज होता है ना। तो जैसे जब सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं सारी, जैसे सन है, स्टार्स है, मून है, इनसे हॉरिजॉन का जो एंगल होता है वो पता करने के लिए सेक्सटेंट यूज करते हैं। तो इधर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन पूछा था, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? सोनार, दैट इज योर ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से इनकरेक्टली मैच कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट है आपका सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो ये तो सही है। देन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, सही है। RH फैक्टर ब्लड, तो हाँ RH फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट होता है। क्या होता है RH फैक्टर? हम बोलते हैं कि किसी का ब्लड O पॉजिटिव है या किसी का O नेगेटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का A नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप को, ये किस बेसिस पे बोलते हैं? RH फैक्टर के बेसिस पे बोलते हैं। अगर किसी के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर किसी के ब्लड में RH फैक्टर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये भी सही मैच है आपका। तो ऑप्शन क्या बचता है? रिचर स्केल, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो रिचर स्केल में मेजर नहीं करते। रिचर स्केल में क्या मेजर करते हैं हम? सॉरी, रिक्टर स्केल में क्या मेजर करते हैं?
अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्टर स्केल के थ्रू मेजर करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the atom of an element contains 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons, then what will be the mass number of that element? क्वेश्चन में फोकस करेंगे, मास नंबर पूछा है या फिर एटॉमिक नंबर पूछा है. दोनों चीजें अलग अलग है. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को ही एटॉमिक मास भी बोलते हैं. तो मास नंबर क्या होता है आपका? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन्स हैं प्लस उनके न्यूट्रॉन्स का सम क्या होता है? मास नंबर होता है. जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ योर प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ योर प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. तो यहाँ पे क्या पूछा है हमको? मास नंबर पूछा है. तो मास नंबर क्या होगा? 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते. मास नंबर में 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर क्या होगा? 4. So the correct option is option B. Now next question is, filling of an electrons in the atomic orbitals follow. एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है? वो होती है आफ-बाउस प्रिंसिपल के बेसिस पे. आफ-बाउ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक सबशेल्स होते हैं, जैसे नाम सुना होगा 1s, 2s, 2p, 3s, 2d, ये सब जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इनका जो सीक्वेंस होता है कि किस ऑर्बिटल के बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, वो किसने बताया था? आफ-बाउ प्रिंसिपल ने बताया. आफ-बाउ ने बताया था, जिसको आफ-बाउस प्रिंसिपल बोला जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज option A. Now next question is, properties of any element depends on, options are atomic number, atomic mass, molecular mass और equivalent weight. तो properties of elements, हम elements कहाँ पढ़ते हैं? periodic table में पढ़ते हैं. periodic table कहाँ पढ़ते हैं? यही नहीं पता होगा किसी को. केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. तो एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया उनको जब पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया तो वो किस बेसिस पे किया गया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो अरेंज किया था वो मोज़ले ने किया था. मोज़ले. ठीक है. इसके पहले सबसे पहले मेंडलीव आए थे. मेंडलीव आए थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी थी, लेकिन उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था. एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की उनमें कुछ एक्सेप्शंस मिले कि जिस पोजीशन में जो एलिमेंट आ रहा है वहाँ पे नहीं आना चाहिए था. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मोज़ले आए और मोज़ले ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, जो कि हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं. तो ये हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, ना कि एटॉमिक मास पे बेस्ड होती है. ऑलराइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स डिपेंड ऑन इट्स atomic number, not on atomic mass. Next question is, conversion of water into its vapor is up. जब वाटर वेपर में फॉर्म हो रहा है
मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो वो कौन सा चेंज होगा, नेचुरल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिर बायोलॉजिकल चेंज। तो जब वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है, तो अभी वाटर जो है वो लिक्विड है, और जब वेपर में चेंज हुआ तो गैस में चेंज हो गया। तो इधर क्या हो रहा है, वाटर की जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो स्टेट है वो चेंज हो रही है ना, लेकिन वाटर का जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वाटर का, कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वाटर में वाटर की जो वेपर बनती है उसमें भी तो इसी कॉम्पोजिशन में होता है वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। सिर्फ क्या होता है, इसकी स्टेट चेंज होती है, लिक्विड से गैस बन जाता है। तो जिस चेंज में सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, ना कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो, वो कौन सा चेंज होता है आपका, फिजिकल चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, conversion of water into its vapor is a physical change. Next question is, what is the chemical formula of washing soda? Washing soda क्या होता है आपका, washing soda होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट इनमें से क्या है, Na2CO3 is your sodium carbonate। तो वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3, और NaOH क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो गया Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। जो भी डिटर्जेंट्स में, सोप्स में यूज होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और फिर आता है आपका NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स बहुत पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, तो इनको याद करना। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम कुकिंग में यूज करते हैं, तो वो बेसिकली होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर लाइम वाटर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट इज योर वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the valency of iron in ferric oxide? Ferric oxide में आयन की वैलेंसी क्या है, +3, +2, -3, -2। तो ध्यान रखना, जहां पे भी वर्ड फेरिक मिले, फेरिक का मतलब होता है Fe+3। Fe क्या है, Fe आयरन का केमिकल सिंबल है, तो Fe+3 जहाँ पे भी आए मतलब वो फेरिक है, या जहाँ पे भी फेरिक वर्ड दिखे उसका मतलब क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या उसकी वैलेंसी +3। और जहाँ पे भी आपको फेरस वर्ड मिले, फेरस वर्ड मतलब Fe+2, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो फेरिक मतलब Fe+3 एंड फेरस मतलब Fe+2। तो इधर फेरिक ऑक्साइड का पूछा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए +3। और यहाँ पे ये ऑप्शन बी दिखा रहा है, ये गलत होगा। फेरिक ऑक्साइड में आपकी वैलेंसी क्या होगी, +3। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chemical which is useful in photography is, ऑप्शंस है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो फोटोग्राफी में जो केमिकल यूज होता है वो होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा केमिकल यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो जब हम
कैमरे में कैप्चर जो फोटोज होती हैं उनको जब उनसे डेवलप करते हैं फोटो को इमेज से, तो उसमें एक इमल्शन का यूज करते हैं। उस इमल्शन में सिल्वर ब्रोमाइड डाला जाता है। सो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज हो रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी? एक्सोबायोलॉजी क्या है? लाइफ आउटसाइड द अर्थ, लाइफ इन द एयर, टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर बॉडी। बॉडी मतलब रिलेटेड टू बॉडी। तो एक्सो वर्ड से हम क्या समझते हैं? एक्सो मतलब आउट, है ना। सो एक्सोबायोलॉजी हम बोल सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू लाइफ आउटसाइड द अर्थ। तो जैसे भी हम अपने अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज की स्टडी चल रही है वो किसके अंडर में चल रही है? एक्सोबायोलॉजी। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी, which deals with the study of life outside the earth. So the correct option is option A. Next question is black stem rust of wheat is caused by। जो वीट क्रॉप होती है, गेहूं की फसल होती है, उसमें एक डिसीज होती है जिसका नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट। वो किसके कौन उसको कॉज करता है? बैक्टीरिया, वायरस, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फंगस। तो ये जो ब्लैक स्टेम रस्ट डिसीज है ना, इसमें क्या हो जाते हैं? रेड कलर के ब्लिस्टर्स टाइप के हो जाते हैं वीट में। तो वो कौन कॉज करता है? फंगस कॉज करती है। एक तरीके की फंगस होती है जो कि वीट की क्रॉप्स में, गेहूं की फसल में ये डिसीज को कॉज करती है। और इंडिया के एक बहुत ही नोन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे डॉक्टर के.सी. मेहता। डॉक्टर के.सी. मेहता ने ये फंगस को डिस्कवर किया था जो कि ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज कर रही थी वीट में। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में डॉक्टर के.सी. मेहता का। और ये जो ब्लैक स्टेम रस्ट है ये किससे कॉज होती है? फंगस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी, फंगस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटिकल्चर इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विटिकल्चर किससे रिलेटेड होगा? सिल्क, अर्थवॉर्म, हनी या फिर ग्रेप्स। तो जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है और उनकी हार्वेस्टिंग होती है वो होती है विटिकल्चर। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के प्रोडक्शन से। बाकी ऑप्शंस देखें तो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके अंडर होता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं? सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और अर्थवॉर्म किसका कल्चर होता है? अर्थवॉर्म्स का कल्चर। अर्थवॉर्म्स के प्रोडक्शन या उनके रेयरिंग को, अर्थवॉर्म की रेयरिंग किसमें होती है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो आपके कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है जिसमें प्लांट्स के लिए खाद बनाई जाती है नेचुरल, तो वो किसके थ्रू? अर्थवॉर्म्स के थ्रू बनाते हैं। तो उसमें अर्थवॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो किसके अंडर होता है? वर्मी कल्चर के अंडर। और हनी किस कल्चर में प्रोड्यूस होती है? इट इज योर एपीकल्चर, जिसमें क्या करते हैं? हनी बीज को उनकी रेयरिंग होती है हनी बीज की, और हनी बीज को काम यूज करते हैं फिर हनी प्रोडक्शन के लिए। तो वो होता है एपीकल्चर के अंदर। और ग्रेप से आपका विटिकल्चर। ग्रेप्स में कल्टीवेट होते हैं विटिकल्चर में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is used in the leather industry। लेदर इंडस्ट्री में इन सब में से क्या यूज करते हैं? तो ये जो रेजिन, टैनिन, म्यूसिलेज और लैटेक्स है, ये चारों ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं।
प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं रेजिन, टैनिन, म्यूसिलेज और लैटेक्स। नाउ लेदर इंडस्ट्री में क्या होता है, जब एनिमल स्किन से, लेदर किससे बनता है, एनिमल्स की स्किन को यूज करके बनता है। तो जब एनिमल स्किन से लेदर का फॉर्मेशन होता है, जब लेदर बनाया जाता है, तो क्या यूज किया जाता है, टैनिन यूज किया जाता है। टैनिन इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, और ये टैनिन हमको कहाँ से मिलता है, ये प्लांट्स से मिलता है। इसके अलावा रेजिन जो होता है, रेजिन को हम एज अ एडहेसिव यूज करते हैं। एडहेसिव मतलब किसी भी चीज को चिपकाने के लिए जो ग्लू का जो काम करता है वो कौन करता है, रेजिन करता है। म्यूसिलेज मेडिसिन में यूज होता है, और लेटेक्स जो है वो रबर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रबर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे ग्लव्स जहाँ बनते हैं, बलून्स जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे भी रबर का कुछ आइटम प्रोड्यूस होता है वहाँ पे क्या यूज होता है, लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हमको क्या पूछा था, लेदर इंडस्ट्री पूछा था। तो लेदर इंडस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं, टैनिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म which is capable of growing and reproducing on its own. ऑप्शन से है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफाज। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पूछा है ना, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म तो पूछ लिया, लेकिन साथ में और क्या पूछ लिया, विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन। तो ऐसे तो हम देखें तो वायरस सबसे छोटा होता है, वायरस में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, बस ये वायरस होता है। लेकिन अब साथ में क्या पूछा उसने, ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन। अब एक बात समझना कि जो वायरस होता है ये कभी भी, जब ये मान लो एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट है, जब अकेला है, इंडिपेंडेंट है, तब ये हमेशा नॉन लिविंग होता है। अभी ना तो ये ग्रो कर सकता है, ना तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, नॉन लिविंग है, जब तक इसको इसका होस्ट ना मिल जाए। होस्ट मतलब क्या, कोई भी एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें ये एंटर करेगा वो इसका होस्ट होगा। और जैसे ही ये होस्ट में एंटर करेगा, जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, आपका लिविंग हो जाएगा, वो ग्रो करने लगेगा, वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा। तो वायरस एटमॉस्फेयर में कभी भी रिप्रोड्यूस या ग्रो नहीं करता, वो हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस या ग्रो करेगा। सो इधर पे ऑन इट्स ओन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेसिकली एक बैक्टीरिया ही होता है जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, और बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज भी आपका एक वायरस ही होता है। ठीक है, तो वायरस की तो इधर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जब उसने ऑन इट्स ओन पूछ लिया, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन, सो उसका एग्जाम्पल राइट आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। So the correct option is option C. Next question is, which of the following is found in both DNA and RNA? Options हैं adenine, thymine, uracil या फिर both 1 and 2, that is adenine या thymine। तो DNA और RNA क्या है, DNA और RNA हमारे जेनेटिक मटेरियल है। तो ये डीएनए और आरएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बस इतना याद रखना कि कुछ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो बेस होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो थायमिन होता है वो सिर्फ हमको डीएनए में मिलता है, ऑलराइट। और जो यूरेसिल होता है, तो थायमिन की जगह यूरेसिल मिलता है हमको आरएनए में,
है ना। तो डीएनए में सिर्फ क्या, थायमिन जो है वो सिर्फ कहाँ मिल रहा है, डीएनए में मिल रहा है, और यूरेसिल जो है वो कहाँ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिल रहा है। लेकिन एडेनिन बेस ऐसा है जो कि डीएनए में भी मिल रहा है और आरएनए में भी मिल रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ क्या पूछा है, which is present in both DNA and RNA. So the correct option is adenine, option A. Now next question is, the main function of cell membrane is protein synthesis, lipid synthesis, transport of water and other molecules in and out of the cell, or none of the above. अब सेल मेम्ब्रेन को सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मान लो सेल की जो बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सबने पढ़ा होगा कि ये होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल की का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, हर कोई मॉलिक्यूल इसके आसपास नहीं जा सकता, मतलब सेल के अंदर और बाहर हर कोई मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वाटर और दूसरे मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करना, वो भी सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का, इसलिए उसको सेमी परमिएबल बोला जाता है। हर कोई सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स के डिस्कवर कौन थे, ऑप्शंस हैं जैकब एंड मोनोड, मैक्लिंटॉक, मैथ्यूज और नन ऑफ द अबव। ना पहले तो देखिए हम जीन्स क्या होते हैं। जीन्स क्या होते हैं कि हम बोलते हैं, अच्छा हमारी सबकी आईज का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है ना, किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, ग्रीन होता है ना। हम बोलते हैं क्या ऐश्वर्या राय की आंखें बहुत सुंदर हैं, कैसी हैं, ब्लू आईज है कि ग्रीन है, जो भी है। ठीक है, तो क्यों है ये डिफरेंस, क्यों आया, जीन्स के कारण आया। क्यों उनकी आईज ब्लू और ग्रीन है, क्योंकि उनके पास ऐसा जीन प्रेजेंट है उनके जेनेटिक मटेरियल में जो कि ग्रीन आई को कोड कर रहा है, या ब्लू कलर के आई को कोड कर रहा है, या ब्राउन या ब्लैक कलर के आई को कोड कर रहा है ना। तो जिनके अंदर मान लो जिनकी ब्राउन आईज है तो उनके अंदर ब्राउन आईज का जीन है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो जीन बेसिकली है क्या, मान लो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, एक छोटा सा पार्ट होता है जीन जो कि एक किसी भी कैरेक्टर को कोड करता है। कैरेक्टर जैसे कि आई कलर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना। तो हमारे ईयर्स कैसे होंगे, हमारी आईज कैसी होंगी, हमारे नोज कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन कोड करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, अब हमारे जेनेटिक मटेरियल में, हमारे डीएनए में ऐसे जीन्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, कभी इधर है कभी उधर है। ऐसे जब वो जीन्स अपने पोजीशन को जो चेंज करते हैं उनको बोलते हैं जंपिंग जीन्स। और ये जो जंपिंग जीन्स हैं इनको डिस्कवर किया था मैक्लिंटॉक ने, बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक नाम की एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया था कि हमारे जीनोम में कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो रेगुलर अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं, उन्होंने इनका नाम दिया था जंपिंग जीन्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्लिंटॉक डिस्कवर्ड द जंपिंग जीन्स।
Next question is ribosomes are made up of protein and dash. ऑप्शन है tRNA, mRNA, rRNA और sRNA. तो जो आरएनए होता है ना, बेसिकली हमने क्या पढ़ा, डीएनए और आरएनए, ये क्या है, हमारे जेनेटिक मटेरियल है. तो आरएनए जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए. और जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या है, वन ऑफ आवर सेल ऑर्गेनेल्स है. सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको राइबोसोम बोलते हैं. और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है. राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प तो करता है, लेकिन खुद भी प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है. नाउ अब वो आरएनए पूछा है कि प्रोटीन के साथ राइबोसोम में कौन सा आरएनए होता है, तो वो होता है आपका आरआरएनए. इस आर का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, है ना. तो राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन्स प्लस योर आरआरएनए. आरआरएनए refers to ribosomal RNA. Okay, so the correct option is option C. Now next question is cristae is helpful in. Options हैं cellular respiration, photosynthesis, photorespiration और none of the above. अब पहले तो बात करें कि क्रिस्टे क्या होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सबने सुना होगा. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सीधी होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह ऐसे फोल्डेड होती है. तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टे, जो क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, एक बेसिक लाइन सबने पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. सबको याद है माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है. लेकिन क्यों है, क्योंकि वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो सेल का पावर हाउस है. नाउ ये जो एटीपी बनाने की मशीनरी जो होती है ना, जो भी एंजाइम्स मिलके एटीपी बनाते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं, ये मशीनरी इसके क्रिस्टे में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टे, उधर प्रेजेंट होता है. और ये जो एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी प्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे हमने जो भी खाना खाया उससे हमको एनर्जी मिलती है, हम ऐसा बोलते हैं. तो कैसे मिलती है, हमने जो भी खाना खाया तो वहां पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा. सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होगा. तो ब्रॉड टर्म्स में एटीपी प्रोडक्शन को ही हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो क्रिस्टे काय में हेल्पफुल है, हमको एटीपी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है क्योंकि उसकी मशीनरी इधर प्रेजेंट है. और एटीपी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ना वो क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन हेल्प करता है, क्रिस्टे हेल्प करती है, किसमें, एटीपी प्रोडक्शन में. और एटीपी प्रोडक्शन इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए model given by Watson and Crick in 1953 was. 1953 में वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया, हमने इसके पहले क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था. तो डीएनए का ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था.
बट इसमें भी वो पूछ रहा है कि ये जो डीएनए का मॉडल दिया था ये कौन सा था, क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड योर जेड डीएनए। ठीक है, तो जो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था वो दिया था बी डीएनए का। ये जो डबल हेलिकल मॉडल था ये किसका था, बी डीएनए का, जो कि सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है डीएनए का वो है बी डीएनए। और वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल लिया था वो किसका था, बी डीएनए ही दिया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इधर ऑप्शन डी होगा, ना कि सी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज बी डीएनए। ओके, ये ऑप्शन सी इधर गलत दिया हुआ है। ठीक है, नाउ आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। सो आगे हम और क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।